नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे साल 1893 को। साल 1893 इतिहास के पन्नों में अपना अलग ही मकाम रखता है। ये वो साल था जब भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ था। ये वो साल था जब भारत के सपूतों ने भारत से बाहर जाकर भारत माँ का नाम रोशन किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यूएसए के शिकागो में 1893 में प्रथम धर्म सम्मेलन होता है और पूरे विश्व के धर्म गुरु यहाँ पर आए होते हैं। भारत को रिप्रेजेंट करता है स्वामी विवेकानंद जी। इनका नाम तो आप जानते होंगे, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है ये। तो इन्होंने जो है 1893 के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और ये अपने साथ एक बुक लेकर गए थे जिसका नाम था श्रीमद् भागवत गीता। जब लोगों ने इनकी हाथों में इस पुस्तक को देखा था तो सभी जो है इनका मजाक उड़ा रहे थे। सभी धर्म गुरुओं को एक लिमिट टाइम दिया गया था जिसके भीतर उनको अपना भाषण देना होता था। जब स्वामी विवेकानंद जी की बारी आती है तो वो अपने भाषण की शुरुआत करते हैं, मेरे अमेरिकी भाइयों तथा बहनों। और उसके बाद जब वो अपना पूरा भाषण देना स्टार्ट करते हैं तो पूरा का पूरा शिकागो का जो हॉल था वो तालियों से गूंज उठता है और वहाँ से आवाज़ें आती हैं, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। और यही वो दिन था जब स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारत का नाम रोशन किया था। स्वामी विवेकानंद जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। साथ ही साथ उनके नाम के साथ पूरा भारत जो था, पूरा हमारा इंडिया जो था, पूरे विश्व में जो था वो प्रसिद्ध हो गया था। शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत को से अध्यात्म के क्षेत्र में पूरे विश्व को भारत से सीखना चाहिए। और वहीं पर फिर यूएसए का एक न्यूज़पेपर है, नाम है न्यूयॉर्क हेराल्ड। न्यूयॉर्क हेराल्ड जो है अपने न्यूज़ में लिखता है कि भारत जैसे आध्यात्मिक विद्या वाले देश में ईसाई धर्म के प्रचारक भेजना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आपको पता है उस टाइम जो है भारत में ब्रिटेन के जो ईसाई मिशनरियाँ थी वो जो है यूरोप की ईसाई मिशनरियाँ वो भारत आई हुई थी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इसी पर जो है न्यूयॉर्क हेराल्ड का न्यूज़ जो अखबार जो है वो लिखती है कि भारत जैसे आध्यात्मिक विद्या वाले देश में ईसाई धर्म प्रचारक भेजना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो ये जो मूवमेंट था, ये जो समारोह था, ये जो 1893 का साल था, ये हमारे इतिहास में आज अपना अलग ही मकाम रखता है। उसके बाद महात्मा गांधी जी भी 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं। महात्मा गांधी वकील होते हैं और वो एक उनका क्लाइंट होता है अब्दुल सेठ। अब्दुल सेठ के केस को लड़ने के लिए वो साउथ अफ्रीका जाते हैं 1893 में। वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं केस लड़ने के लिए। तो डरबन में वो एक ट्रेन में जो है फर्स्ट क्लास की टिकट कटाते हैं और फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हैं। और आपको पता है ये वो दौर था जब साउथ अफ्रीका जो था वो ब्रिटेन के अधीन में था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो वहीं पर जो ट्रेनें होती थी उनके फर्स्ट क्लास में जो है इंडियंस या कालों को जो है बैठने की परमिशन नहीं थी। जब महात्मा गांधी वहाँ पर बैठते हैं तो अंग्रेज जो है उन्हें वहाँ से हटने की या उन्हें पीछे जाने की बात करते हैं। और महात्मा गांधी जी जो मना कर देते हैं कि मैंने जो है फर्स्ट क्लास का टिकट कटाया है, मैं लीगली तौर पर जो यहाँ पर बैठा हूँ, अब मैं तो यहाँ से हटूंगा नहीं, अगर आप चाहते हो तो मुझे यहाँ से बाहर फेंक दीजिए। तो फिर अंग्रेजों के द्वारा जो है महात्मा गांधी जी को उठाया जाता है और पीटर्स मैरिट्सबर्ग में जो है इनको बाहर फेंक दिया जाता है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को कहाँ पर जो है अंग्रेजों ने ट्रेन से बाहर फेंका था, तो पीटर मैरिट्सबर्ग में। ओके, जो महात्मा गांधी जी होते हैं उस रात को जब उनको ट्रेन से फेंका जाता है तो उसी स्टेशन में, कहाँ पर, पीटर मैरिट्सबर्ग में जो है उसी स्टेशन में बैठे रहते हैं। और यहीं से जो है वो अपना पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं। यहीं से वो जो है अपना पहला सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जो है स्टार्ट करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया था, तो 1893 में जब वो साउथ अफ्रीका गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जो सत्याग्रह था वो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने कब स्टार्ट किया था, तो वो जो है 1893 में नहीं, 1906 में जो इन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, तो जो साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है वो भारत की तरह एक ही नहीं है। साउथ अफ्रीका की अलग अलग कैपिटल है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल अलग है, लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग है, जुडिशियल कैपिटल अलग है। मतलब जो साउथ अफ्रीका है उसकी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका की जो राजधानियाँ हैं वो अलग अलग हैं, उनकी बैठकें अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि पहला है हमारा केप टाउन। केप टाउन आपको बिल्कुल साउथ में देखने को मिलेगा। केप टाउन जो है वो दक्षिण अफ्रीका की एग्जीक्यूटिव राजधानी है या एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, मतलब कार्यपालिका की राजधानी है। उसके बाद ऊपर जाओगे आप तो ब्लूम फाउंटेन जो है ये साउथ अफ्रीका की जुडिशियल
कैपिटल है या न्यायिक राजधानी है। उसके ऊपर आप जाओगे तो आपको मिलेगा प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है वो साउथ अफ्रीका की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, मतलब कार्यपालिका की राजधानी है। ओके, इन्हीं से जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मिलाना होता है कि कौन सी जो है वो एग्जीक्यूटिव है, कौन सी लेजिस्लेटिव है, कौन सी जुडिशियरी है। महात्मा गांधी बहुत लंबे दौर तक जो है साउथ अफ्रीका में रहते हैं और अंग्रेजों के द्वारा वहाँ पर जो काले गोरे का भेदभाव किया जा रहा है उसको समाप्त करते हैं और 1915 में वापस भारत में आते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि भारत जो है, जो भारतीय प्रवासी दिवस बनाता है वो किस दिन बनाता है। क्या आप लोगों को पता है कि 1893 में ही ड्रोन रेखा खींची गई थी। ड्रोन रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी जब भारत जो है विभाजित नहीं हुआ था 1893 में। इसको तब खींचा गया था जब अफगानिस्तान और ब्रिटिशों के बीच में जो है द्वितीय युद्ध हुआ था। द्वितीय अफगान युद्ध जो है ब्रिटिशों और अफगानिस्तानों के बीच में हुआ था। उसके 2 साल बाद अफगानिस्तान का शासक बनता है अमीर अब्दुर्रहम खान। अमीर अब्दुर्रहम खान और ब्रिटिश जो सैनिक थे या ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनका नाम था मार्टिमर ड्रूंड। इन दोनों के बीच में जो है फिर समझौता हुआ था, जिसके बाद जो है ड्रूंड रेखा जो है 1893 में खींची गई थी। और जो ड्रूंड रेखा है उसकी लंबाई 2670 किलोमीटर है। आज जो आप देखते हो तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मतलब जब भारत का विभाजन हुआ था उसके बाद ड्रोन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पाई जाती है और भारत के जो पीओके वाला जो रीजन है जो पाकिस्तान के अधीन है उसमें जो है अफगानिस्तान की जो ड्रोन रेखा है वो टच करती है। ओके, इस बात को याद रखना कि ड्रोन रेखा जो है वो 1893 में जो है खींची गई थी। 1893 को एक और हिस्टोरिकल मूवमेंट के लिए याद किया जाता है, वो है न्यूजीलैंड में महिलाओं को चुनाव का अधिकार देना। होता क्या था कि 1893 से पहले महिलाओं को कोई भी चुनाव देने का अधिकार नहीं था, मतलब 1891 तक जो है महिलाएं जो थे वो वोट नहीं दे सकती थी। फिर 1891 में जो है उन महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया जिनके पास जो है उनकी संपत्ति होती थी, उनके नाम में ज़मीन होती थी, मतलब थोड़े रिच हुआ करती थी। उन महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार था। उसके बाद न्यूजीलैंड पास करता है, आपको बताया उसमें जो है न्यूजीलैंड पर भी ब्रिटेन का अधिकार था। तो उसमें महिलाओं को चुनाव देने के लिए जो है एक एक्ट बनाया जाता है, महिला चुनाव एक्ट 1893। और 1893 में ही न्यूजीलैंड में जो सभी महिलाओं को चुनाव देने का अधिकार दिया गया। आप इसकी लोकेशन देख सकते हो, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में आप देखोगे तो आपको मिलेगा न्यूजीलैंड की राजधानी बिलिंगटन है। जो स्ट्रीट आपको दिख रही है जल संधि, तो यहीं पर जो है आपको देखेगा न्यूजीलैंड की राजधानी विलिंगटन। ओके, सो गाइस, ये था 1893 का साल। इसमें और भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी उनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और साल के साथ डिस्कस करेंगे, जैसे कि 1969 में जो है इसरो की स्थापना होती है। 1969 में बहुत सारे जो बैंक थे भारतीय उनका जो है मर्ज किया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इसी तरह लगातार हम एक डेट को पकड़ेंगे, एक साल को पकड़ेंगे और उसके आसपास जितनी भी ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।